बाजार की गिरावट को लेकर तो मैंने सुबह में आपको अपडेट कर दिया था और उसके हिसाब से गिरावट हो भी रही थी। तो थोड़ा बहुत मतलब पूरा सारे सेक्टर्स में थोड़ा हमें गिरावट देखने को मिला। इंडेक्स वाइज भी थोड़ा गिरावट हुआ। जितनी ज़्यादा कल लग रहा था माहौल ख़राब, उतना नहीं हुआ, क्योंकि सुबह होते होते अमेरिकन मार्केट्स में भी रिकवरी आ गई थी। लेकिन फिर भी गिरावट ठीक ठाक हो रही थी। लेकिन एक इंडेक्स जो है, तो उसको लेकर हम अभी बात नहीं करेंगे, टाइम क्यों बर्बाद करना। सुबह में मैंने सब कुछ बता ही दिया क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो वहां पे भयंकर गिरावट हुई है। नॉर्मल मार्केट अगर 0.5% गिरा है तो बैंक निफ्टी 2% गिरी। ठीक है, तो जो बैंकिंग इंडेक्स है हमारा और जो इंश्योरेंस सेक्टर, बैंक सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर, ये दोनों काफी ज्यादा गिरा है। और इसी कारण आपको दिख भी रहा होगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप के मुकाबले में हमें लार्ज कैप ज्यादा गिरता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, एक तरीके से अगर हम निफ्टी 50 की भी बात करते हैं तो वहां पे ऑलमोस्ट 40% के आसपास जो एक्सपोजर है, जो वेटेज है, वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वगैरह का है। और यहाँ पे आरबीआई की तरफ से एक हमें अपडेट आते हुए दिखा है, जो कि बैंकिंग स्टॉक्स एंड इंश्योरेंस स्टॉक्स को यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशराइज करते हुए दिखे हैं। तो एक टर्म है बैंक एश्योरेंस, ये टर्म कह लो। और इस टर्म को अब धीरे धीरे करके आरबीआई क्या कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो हम जो लोन लेते हैं बैंक्स से, कार लोन लेते हैं या होम लोन लेते हैं या किसी तरीके का मतलब लोन लेते हैं, पर्सनल लोन भी लेते हैं, तो ये जो क्रेडिट वाली जो चीज़ होती है, बैंक जो हमें क्रेडिट देता है, लोन देता है, तो अभी तक क्या हो रहा है कि जैसे हम लोन लेते हैं ना, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट, मतलब जो आरबीआई का प्रोसेस है, बाय डिफॉल्ट प्रोसेस था कि वो लोन के साथ एक इंश्योरेंस अटैच हो ही जाता था। क्लियर है? हम उसको चाहते तो उस इंश्योरेंस को अलग कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं होता कि इंश्योरेंस अटैच है और इसको अलग करते भी नहीं थे। क्योंकि जो बैंक है या फिर जो लोन हमारा करवा रहा है, जो बैंक का आदमी है, ऑफिशियल है, वो इतनी चीजें समझा देता था कि वहां पे फिर जो इंसान है उसमें उलझ के फंस के रह जाता था। तो एक तरीके से मिस सेलिंग जो है इंश्योरेंस की, वो बहुत ज्यादा होती थी। और सारे इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह के भी तो मिस सेलिंग होती ही है, लेकिन क्रेडिट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस जो है, जो ये मैंने बात की ना, लोन वगैरह देते उसके साथ जो चिपका देते हैं इंश्योरेंस, उसको कहते हैं क्रेडिट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस। कि मान लो मैंने लोन लिया, कल को मैं मर जाऊंगा, तो वो लोन कौन चुकाएगा? तो इसलिए क्रेडिट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस बैंक चिपका देते उसके साथ। अब क्रेडिट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस जो है एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, तो रेवेन्यू भले ही ये बहुत ज्यादा जनरेट ना करता हो, लेकिन प्रॉफिट ये बहुत ज्यादा जनरेट करता है। तो वो एक चीज हो जाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये दिक्कत है। दूसरा, बैंक जितनी भी लोन देती है सबके साथ ये इंश्योरेंस, मतलब बैंक का धंधा ही लोन से चलता है, सारे लोन के साथ इंश्योरेंस चिपकाती है। और सारे लोन्स के साथ जब इंश्योरेंस चिपक रहा है तो बैंक एज ए ब्रोकर काम कर रहा है, तो बैंक को उसका फीस आता है। तो ये चीज हो जाती है। तो ये जो दोनों, इस कारण से बैंक का भी रेवेन्यू पे हिट आएगा, प्रॉफिट पे, और इंश्योरेंस कंपनी के भी प्रॉफिट पे हिट आएगा। इसके अलावा क्या किया है, एक तो आरबीआई ने कहा है कि ये जो इंश्योरेंस, पहले ऑप्शन क्या था कि लोन के साथ प्री फिल्ड वो आता था इंश्योरेंस, लेकिन अब क्या है कि अब लोन आप लोगे, आप चाहोगे, पहले से उसमें प्री फिल्ड नहीं आएगा वो। अब आपको एक पैकेज बना के लोन के साथ इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। पहले क्या था, पैकेज बना के आपको दिया जाता था, आप चाहो तो हटवाओ, नहीं चाहो तो वो रहने दो, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अब क्या होगा, लोन अलग चीज हो गया, वो इंश्योरेंस अलग चीज हो गया। तो वो प्री फिल्ड पैकेज की तरह नहीं आएगा। आपको जानकारी देगा बैंक, इसके बारे में जानकारी देगा, आप अगर चाहो तो इसको ऐड करा सकते हो, चाहो तो इसको ऐड नहीं करा सकते हो, क्योंकि पैसे तो इसके भी देने ही पड़ते हैं भाई, प्रीमियम तो इसका भी भरना ही पड़ता है। तो ये चीज यहां पे हो गई है नहीं, ये चीज आरबीआई यहां पे नया निकाल के ले आया है। उसके बाद से बैंक क्या करती थी, टारगेट्स भी देती थी, जो एम्प्लॉयज है उसको टारगेट्स भी देती थी इन इंश्योरेंस को लेके। और टारगेट कंप्लीट होने पे वैकेशन टूर्स वगैरह का या फिर इंसेंटिव में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है एम्प्लॉयज को मिलती थी। जैसे पास्ट में हमने क्या देखा है, म्यूचुअल फंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सेबी ने काफी इसको लेकर स्ट्रिक्ट किया, एक्शन वगैरह लिया, तो ये चीजें अब धीरे धीरे कम हुई हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट दे देते आलतू फालतू फंड बिकवाने के,
और टारगेट पूरा कर देता डिस्ट्रीब्यूटर, तो ट्रेनिंग के नाम पे डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब हिल स्टेशंस वगैरह पे, बीचेस वगैरह पे घुमाने ले जाते थे इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड कंपनी वाले। तो सेबी ने स्ट्रिक्ट किया इन चीज़ों को लेके, तो ये चीज़ें कम हुई है, खत्म तो पूरी तरीके से नहीं हुई है लेकिन कम हुई है म्यूचुअल फंड के केस में। इंश्योरेंस के केस में भी सेम चीज़ें हो रही है, टारगेट मिलता है और ये लोग मिस सेलिंग करते हैं, बेचते हैं और अचीव करने पे इनको रिवॉर्ड दिया जाता है एम्प्लॉयज को। तो ये चीज भी आरबीआई ने कहा है कि जो भी ये इंसेंटिव दिया जाता है एम्प्लॉयज को टारगेट देकर बिकवाने पे, जो कमीशन वाला अपना बिजनेस है वो करो, ये जो इंसेंटिव देते हो टारगेट मिस सेलिंग करवाते हो, टारगेट ही हो जाता है मिस सेलिंग का बड़ा एक केस। टारगेट पूरा करना होता है, उसके कारण मिस सेलिंग करते हैं वो लोग। तो कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं देना है, कोई टूर पैकेज वगैरह प्रोवाइड नहीं करना है किसी एम्प्लॉय को, ट्रेनिंग के नाम पे भी टूर पे नहीं ले जाना है, ऐसा आरबीआई ने कहा है। तो क्योंकि एक बड़ा रेवेन्यू का सोर्स ना होने के बावजूद में भी, क्योंकि हाई मार्जिन प्रोडक्ट है तो प्रॉफिट का सोर्स बहुत बड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लोन लेने के बाद नहीं मरते हैं, कम ही लोग लोन लेकर मरते हैं, तो ऐसे में रेवेन्यू उनका हिट हो रहा है और इस कारण से हमें बैंकिंग इंडस्ट्री में आज जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो ये अपडेट था मार्केट को लेके। अच्छा, एक क्वेश्चन कहूँ या एक कमेंट था जो कि डेफिनेटली उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। कमेंट ऐसा कुछ आया था कि आज फाइनली मैंने नाम लेके उन्होंने कहा कि इस स्मॉल कैप को बेच दिया और 2-3 और स्मॉल कैप है और मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मतलब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करने की अब सोच रहा हूँ, क्या सही रहेगा? तो देखिए, पहली चीज ये है कि ये ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है एक इन्वेस्टर की। वैसे आपने बेचा उसके लिए वो गलती नहीं है, अगर आप बेचकर फिर से स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करते हो, दूसरे जगह इन्वेस्ट करते हो, वो फिर गलती हो जाती है। अगर आप रीबैलेंस करने के लिए बेच रहे हो तो फिर सही है। आप आ तो गए थे स्मॉल कैप में कि लंबे समय तक बने रहना है ये सोच के, लेकिन अब आपको डर लग रहा है इसलिए आप बेचकर अगर आ गए हो फ्लेक्सी कैप में तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचकर बेच रहे हो कि टाटा स्मॉल कैप रिटर्न नहीं दे पा रहा तो मैं बेच देता हूं और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आ जाता हूं, तो आप फिर गलत कर रहे हो, तो फिर वो सही चीज नहीं है। बिल्कुल भी आपको एज ए इन्वेस्टर इधर उधर जंप नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने से मैं मना नहीं करता हूँ, पोर्टफोलियो रीबैलेंस डेफिनेटली करना चाहिए। आज के टाइम पे भी आपको अगर समझ में आ गया कि नहीं, जो मैं अभी एसेट एलोकेशन रखा हुआ हूँ वो मैं उसकी वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप रीबैलेंस करो, आप ज्यादा सेफर एसेट्स की तरफ जाओ, लेकिन डर के मत भागो। क्लियर है? डर के मत भागो। और इसलिए नहीं कि ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरे फंड में जंप करता हूं, वो फंड परफॉर्म नहीं कर रहा तो तीसरे फंड में जंप करता हूं, ये चीजें मत करो। इस स्मॉल कैप से निकल के दूसरे स्मॉल कैप में चला जाऊंगा, दूसरे स्मॉल कैप से निकल के तीसरे। अभी कुछ स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स को लेकर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। रीजन सिंपली है कि उसकी स्ट्रेटजी को बिना समझे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने उन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि समय ही वैसा चल रहा है कि अभी वैल्यू फंड्स अच्छा करेंगे, अभी ग्रोथ फंड्स अच्छा नहीं करेंगे। जब पासा पलटेगा, खेल मार्केट का पलटेगा, जब ग्रोथ फंड अच्छा कर रहे होंगे उस टाइम पे वैल्यू फंड फिर अच्छा नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे अलग परेशानी होगी इन्वेस्टर को। तो अगर आपके अंदर संतुष्टि नहीं है, आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो आप मार्केट के हर साइकिल में, बुल साइकिल में भी और बेयर साइकिल में भी परेशान होते रहोगे। अगर पेशेंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप बेयर साइकिल तो छोड़ो, बुल साइकिल आएगा उसमें भी आप परेशान होते रहोगे। तो इसलिए कृपया पोर्टफोलियो रीबैलेंस जरूर करें, लेकिन ये फंड रिटर्न नहीं दे रहा है तो दूसरे फंड में जंप कर जाते हैं, दूसरा नहीं दे रहा है तो तीसरे फंड में जंप कर जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करें, नहीं तो आप अपना ही इन्वेस्टमेंट खराब करेंगे।